हो गया, ठीक है। हाँ, कौन सा चैप्टर था अपना? चैप्टर नंबर 5, ठीक है। 4 का 1st to 4th देख लिया था एक बार अपन ने। जो भी प्रॉब्लम आ रही थी या इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम हो तो फ्री जब रहो तब मेरे से पूछ लेना, ठीक है। रिवीजन अपन देख लिया था 1st to 4th का, और भी जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे देखते रहेंगे। अब आज स्टार्ट करो चैप्टर नंबर 5। नोटबुक लाओ तो लिखो चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो टॉपिक पहले पढ़ रखा है वो ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। जो टॉपिक पहले का मतलब लास्ट आपने वही रिवाइज होंगे जो 10th वाले हैं। 11th का तो कोई रिवाइज होना नहीं है, कि 10th वाले रिवाइज होंगे। तो जैसे करंट है अभी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, तो लिखो फर्स्ट टॉपिक इसका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। लिखो डेफिनेशन इसकी, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। फॉर्मूला क्या होता है करंट का? I = Q/T। इसी से डेफिनेशन बनती है। क्या डेफिनेशन बनेगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दोनों सही है, ध्यान रखना। अगर रेट वर्ड यूज़ कर रहे हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो पर यूनिट टाइम यूज़ नहीं करना है। वो रेट का मतलब वही होता है, पर यूनिट टाइम से डिवाइड करना है। या फिर चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो लिखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, थोड़ी स्पीड रखना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, पीछे चल रहे अपन, ठीक है, इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई स्लैश करके स्मॉल आई, दोनों उसके सिंबल है। कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फार्मूला लिख दो I = Q/T। I = Q/T, ठीक है। पढ़ रखा है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझाने से मतलब नहीं है। चार्जेस का जो फ्लो होता है, ठीक है, वो कौन सी क्वांटिटी बताता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ध्यान रखना, एग्जाम में आपको इस तरह से 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आपको पूछ सकता है डिफाइन एम्पियर, ठीक है। एक तो नॉर्मली ये पूछ सकता है, दूसरा डिफाइन 1 एम्पियर नहीं, स्टैंडर्ड एम्पियर डेफिनेशन, ठीक है। डिफाइन एम्पियर और डिफाइन स्टैंडर्ड एम्पियर, ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। एम्पियर की डेफिनेशन कहाँ से बनेगी? यहाँ से, ठीक है। आई की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी? I = 1 एम्पियर। क्यू की वैल्यू कितनी हो? 1 कूलम। टाइम कितना हो? 1 सेकेंड, तो I = 1 एम्पियर। ये नॉर्मल एम्पियर की डेफिनेशन हो जाएगी। अगर सीधा ये पूछता है डिफाइन एम्पियर, तो आपको यहाँ से डिफाइन करना है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछता है डिफाइन स्टैंडर्ड एम्पियर, तो डेफिनेशन अलग होगी, चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ेंगे। अभी नहीं है अपना, चैप्टर नंबर 7 के अंदर है। स्टैंडर्ड एम्पियर की डेफिनेशन अलग है, एम्पियर की डेफिनेशन अलग है। ध्यान में होगा तो ये डेफिनेशन चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट था 11th का, उसके अंदर ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट जो दे रखी थी, उसके अंदर एम्पियर की डेफिनेशन दी हुई थी, ठीक है। लेकिन तब भी वो डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिकल देखा भी नहीं है और थ्योरी भी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो डिफाइन स्टैंडर्ड एम्पियर अगर आता है तो डेफिनेशन अलग बनेगी, डिफाइन एम्पियर आता है तो डेफिनेशन अलग बनेगी, ठीक है। उसके बाद लिखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर। और कौन सी यूनिट होगी? कूलम पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट, एक यूनिट तो हो जाएगी एम्पियर, ठीक है, एम्पियर का है कैपिटल, और दूसरी यूनिट हो जाएगी कूलम पर सेकेंड, ठीक है। और 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिख दो, क्या हो जाएगी? इफ़ Q = 1 कूलम एंड T = 1 सेकेंड, देन I = 1 एम्पियर। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर। ये फ्लो किस में होंगे? कंडक्टर के अंदर, ठीक है।
चार्ज कैरियर कौन होते हैं कंडक्टर के अंदर? चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, कंडक्टर की बात पूछे अगर, कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर सेमीकंडक्टर के अंदर पूछता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसके साथ और भी चार्ज को कैरी करते हैं होल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मली ध्यान रखना, चार्ज कैरियर कौन होते हैं? जो चार्ज को लाने ले जाने का काम करते हैं वो होते हैं चार्ज कैरियर। कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को कैरी करते हैं, इसलिए उसको क्या नाम दिया? चार्ज कैरियर। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर। ठीक है, अब मैं पेयर बताना है आपको। ठीक है, पेयर बताना है। 4 ऑप्शन में लिख रहा हूँ आपके सामने। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है या ऐसा कौन सा पेयर है जो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सी क्वांटिटी को? स्केलर। स्केलर वेक्टर पता है? वेक्टर कौन सी होती है? डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ आपको। कौन सा पेयर ऐसा है जो जिस पेयर में दोनों स्केलर क्वांटिटी हो? ठीक है, अपना आंसर रेडी रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड करंट, और लास्ट है करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ ऑप्शन 1 वाले कितने हैं? ऑप्शन 1 पेयर किसका देखना है? स्केलर का। मतलब एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें दोनों क्वांटिटी कैसी हो? स्केलर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए रेडी कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन नंबर 1 कह रहे, हाथ खड़ा कर रहा था क्या? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 वाले, 3, 4 में करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। याद हो तो अपन ने इसका देखा था, सिस्टम वाला न्यूमेरिकल डेरिवेशन इसका देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो P, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? वेक्टर सम लिखा था। ठीक है, वेक्टर सम मतलब कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके न्यूमेरिकल में भी देखा होगा तो डायरेक्शन बना के अपन ने सॉल्व किया था। अगर एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सेम डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ये इस पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सेम डायरेक्शन है, कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होती, ये होगा E1, ये होगा E2, और E1 ग्रेटर देन E2, तो क्या लिखता? E1 माइनस E2। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट याद है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अपना इलेक्ट्रिक मोमेंट का मतलब वही डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2L। इसकी डायरेक्शन याद है? डायरेक्शन थी इसकी फ्रॉम -Q टू +Q। तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये पेयर कैंसिल हो गया, ये पेयर कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके साथ पोटेंशियल है। लास्ट वाला देखो, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पेयर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, गलत है उसको चेक करो। करंट बचा और क्या बचा? पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर 3। पोटेंशियल के अंदर डेरिवेशन याद है? सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसमें अपन ने लिखा था अगर किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत सारे पोटेंशियल बन रहे हैं, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल एलजेब्रिक सम के बराबर होता है, ऐसा लिखा हुआ था। वेक्टर सम नहीं लिखा होता है, एलजेब्रिक सम के बराबर। क्यों? क्योंकि कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। करंट स्केलर, ये ध्यान रखना, करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन यूज़ करते हैं क्या? नहीं करते। ये डायग्राम ऐसा कभी देखा नहीं है? ये बैटरी, ये रेसिस्टेंस, ऐसा करंट की डायरेक्शन नहीं बनाई है कभी? प्लस से माइनस डायरेक्शन अपन यूज़ करते हैं करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर भी करंट कैसी क्वांटिटी है?
स्केलर। तो ये एग्जाम में रीजन पूछा जा सकता है कि करंट को यूज़ करने के लिए अपन डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है, करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन शो करते हैं, फिर भी करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों? क्योंकि किसी भी वेक्टर सम या वेक्टर रूल को ये ओबे नहीं करती। तो लिखो, ये लाइन लिखो, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बताया उसके लिए यही रीज़न था कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक, बिकॉज भले हम करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन बताते हैं, करंट की डायरेक्शन बताते हैं, एरो बता रहे हैं प्लस से माइनस, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वो एरो उसी को रिप्रेजेंट करता है। करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है या फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो लिखो बिकॉज इट डज नॉट ओबे, बिकॉज इट डज नॉट ओबे, बिकॉज इट डज नॉट ओबे एनी वेक्टर रूल, वेक्टर नियम, वेक्टर रूल का ओबे नहीं करता है करंट, ठीक है। बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर रूल, वेक्टर नियम का ये पालन नहीं करता, ओबे नहीं करता है, इसीलिए इसको किस क्वांटिटी के अंदर रखा है, स्केलर के अंदर। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि करंट किस टाइप की क्वांटिटी है। इससे पहले वाले एग्जाम में पोटेंशियल के लिए पूछा था, ठीक है, विच क्वांटिटी इट इज़ पोटेंशियल यूँ करके पूछा था, स्केलर स्लैश करके वेक्टर करके, और इसकी यूनिट भी पूछी थी शायद, 2 पूछे थे हाफ हाफ मार्क्स के। ध्यान रखना, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि करंट को हम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी ये स्केलर के अंदर क्यों है, क्योंकि ये किसी भी वेक्टर रूल को ओबे नहीं करती। जैसे अगर मैं बताऊं, ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये प्लस और माइनस, करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये प्लस वाला है वो कैसा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, माइनस वाला है वो लो पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो 2 पाथ हो गए, ये रेसिस्टेंस, इधर रेसिस्टेंस, ये आ गया, ठीक है। अब ये करंट की डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पर ये करंट यहाँ पर करंट के सामने कितने पाथ हो गए, 2 रास्ते हो गए, ऊपर से भी जा रही है और नीचे से भी जा रही है। यहाँ कुछ रेसिस्टेंस है, इसका नाम ले लो R1, इसका नाम दे दो R2, कितना है इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से मान लो 10 एम्पियर करंट जा रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर। अब यहाँ पर वो नियम नहीं लगाएंगे अपन, कौन सा, वेक्टर वाला नियम नहीं लगेगा, रेसिस्टेंस के हिसाब से इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 2, ठीक है। मान लो 3 एम्पियर ऊपर से गई तो कितने एम्पियर नीचे से जाएगी, 7 एम्पियर। 3 एम्पियर R1 से जा रही है, 7 एम्पियर R2 से, यहाँ पर कितनी आई, 3 एम्पियर, यहाँ कितनी आई, 7 एम्पियर, और यहाँ पर कितनी होगी वापस 10 एम्पियर, ठीक है। और इसका एक न्यूमेरिकल भी है, शायद या तो चैप्टर नंबर 5 में पूछा है या चैप्टर नंबर 6 में, शायद 6 में है, करंट की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा करंट है, ठीक है, इस तरह से एक न्यूमेरिकल है, ये कोई पॉइंट है, ये करंट आ रही है, ठीक है, यहाँ से भी करंट आ रही है और यहाँ से कुछ करंट जा रही है। तो यहाँ से आपको पूछ लिया, यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से जा रही है वो कितनी है, 20 एम्पियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ये वाली करंट कितनी होगी। तो भाई यहाँ से 10 आ रही है, यहाँ से कितनी आ रही है नहीं पता, टोटल यहाँ से जा कितनी रही है 20, तो ये कितनी होगी 10 एम्पियर, ठीक है। नॉर्मल सा किरचॉफ रूल लगता है इसके अंदर, वो अपन चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया करंट के बारे में, I = Q/T, यूनिट लिख दी, 1 एम्पियर, कन्फ्यूज मत होना, स्टैंडर्ड एम्पियर और 1 एम्पियर की डेफिनेशन अलग अलग है। स्टैंडर्ड एम्पियर चैप्टर नंबर 7 का है, और नॉर्मली अगर 1 एम्पियर पूछता है तो यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा, क्वांटिटी कैसी है, स्केलर, ठीक है। हाँ, लाना बुक देना, उसके बाद का पॉइंट कौन सा है, उसके बाद लिखो करंट डेंसिटी, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो करंट डेंसिटी, नेक्स्ट हेडिंग डालो करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और ब्रैकेट में लिख दो J, इसका सिंबल होता है J। करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से। डेंसिटी के बारे में तो सुना है नॉर्मली, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी किसकी निकालनी है, करंट की, ठीक है। करंट डेंसिटी का मतलब ये होता है कि पर यूनिट एरिया में
कितनी करंट अपनी फ्लो हो रही है, उसी को क्या नाम दिया जाए, करंट डेंसिटी। ठीक है, मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, ये अपने कंडक्टर दे रखा है। ठीक है, इस कंडक्टर का कुछ एरिया होगा और पर्टिकुलर कुछ लेंथ होगी, तो हमने मान लिया लेंथ कितनी है L और एरिया कितना है A। इसके अंदर थोड़ी सी जगह बची है क्या इलेक्ट्रिक करंट वाले में? इसके अंदर एक लाइन का ही लिखना है लाइन, साइड में कहीं पे भी लिख दो। इन तीनों में डिफरेंस पता है क्या? एमीटर, वोल्टीमीटर और गैल्वेनोमीटर लिखना नहीं है, एक बार देख लो। खाली इसमें तो एक ही लाइन लिखनी है, करंट इज मेजर बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एमीटर। ठीक है, यही लिखना है, पर तीनों में डिफरेंस देख लो, आगे आएगा। पर एक बार पता होना चाहिए तीनों में डिफरेंस क्या। तीनों अपने लैब के अंदर पड़े हुए हैं। एमीटर का भी यूज़ अपना होगा, वोल्टमीटर का भी करेंगे, गैल्वेनोमीटर का भी करेंगे, लेकिन तीनों में डिफरेंस। करंट को कौन मेजर करता है? एमीटर। ठीक है, एमीटर किसको मेजर करती है? करंट को। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मेजर नहीं करता है। वोल्टमीटर किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है? वोल्टमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन तो चेंज होना वही डिफ्लेक्शन होता है। नीडल अगर चेंज हो रही है तो वो डिफ्लेक्शन ही शो कर रही है। नीडल अगर रोटेट हो रही है वो डिफ्लेक्शन ही कहलाता है। गैल्वेनोमीटर किसको मेजर करता है? मेजर तो करंट को ही करता है। गैल्वेनोमीटर किसको मेजर करता है? करंट को। एमीटर को भी किसको मेजर करता है? करंट को। एमीटर भी करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को। फिर एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस होता है? ये इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ, समझ जाओगे इससे। भाई बाइक में देखा रखा है कि ये मीटर 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट हाई स्पीड तक तो कभी गया नहीं होगा, अपने यहाँ चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर वही 0, यहाँ पर मैंने लिखा 30, ये नीडल है। ठीक है, इनिशियली 0। अब डिफरेंस दिख रहा है कुछ? इन दोनों में तो डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, इन दोनों में तो डिफरेंस नहीं दिखेगा। यहाँ तो इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ कितनी है? यहाँ पर भी 0 ही है। ये इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो डायरेक्शन कैसी है नीडल की? यूनि डायरेक्शनल के बाय डायरेक्शनल? बाय डायरेक्शनल। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ये दोनों डायरेक्शन में। 30 इस तरफ भी है, 30 यहाँ पर भी है। ठीक है, रेंज इसकी 30, रेंज 30, रेंज 30। ठीक है, ये इसकी रेंज है। इसको अपन लिख सकते हैं, ये रेंज कितनी होगी? तो रेंज कितनी हो जाएगी? 0 to 30। पर 0 to 30 क्या यहाँ पर लिखा होगा? अगर यहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल A लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो? मिली एम्पियर। इसकी रेंज कितनी है? मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर पता चल जाएगा, मतलब ये क्या है आपका? एमीटर। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल V लिखा हुआ है, वोल्ट, या फिर उसके आगे मिली वोल्ट लिखा होगा, इसका मतलब ये क्या है? वोल्ट मीटर। तो इसकी रेंज कितनी होगी? 0 to 30 मिली वोल्ट। ठीक है, इसकी भी रेंज तो वही है 0 to 30, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में चल सकता है। क्या मतलब हुआ? ये मेज़र किसको करता है? एमीटर किसको मेज़र करता है? तो करंट को। वोल्टमीटर किसको मेज़र करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पेन ड्राइव नहीं है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर करंट को मेज़र करता है और उसके साथ डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर को अगर सर्किट में लगाते हैं तो उसका एक ही पर्पस होता है कि करंट की हमको डायरेक्शन चेक करनी है। ठीक है, अगर मान लो ये अपनी बैटरी, ठीक है, ये प्लस और माइनस, ठीक है, किस कॉम्बिनेशन में जुड़ेगा? सीरीज के पैरेलल? सीरीज में जुड़ेगा। एमीटर सीरीज में जुड़ता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। वोल्टमीटर
पैरेलल में जुड़ता है। और गैल्वेनोमीटर ये भी तो मेज़र तो करंट को ही कर रहा है, इसलिए कहाँ जुड़ेगा, सीरीज़ में, ठीक है। पर अब देखो ये गैल्वेनोमीटर मैंने जोड़ दिया, सिंबल होता है G, ठीक है, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस भी है, मान लो R, ठीक है। इसमें भी प्लस माइनस टर्मिनल होते हैं, जैसे बैटरी के प्लस माइनस होते हैं वैसे एमीटर के भी प्लस माइनस टर्मिनल होते हैं। इसका एक टर्मिनल प्लस का और एक टर्मिनल माइनस का। प्लस वाला वो कैसे पता चलेगा, तो प्लस वाला टर्मिनल है, यहाँ पर कलर कौन सा होगा, रेड, ठीक है। यहाँ पर एक टर्मिनल होगा, उसका कलर कौन सा होगा, ब्लैक। प्लस माइनस लिखा नहीं होगा, कलर से आइडेंटिफाई करना है, रेड कलर है, ठीक। इसके दो टर्मिनल होंगे। कनेक्शन करने के लिए सर्किट में एमीटर को जोड़ने के लिए उसको जोड़ना तो पड़ेगा, जोड़ने के लिए दो टर्मिनल चाहिए, तो एक टर्मिनल प्लस का और एक टर्मिनल माइनस का। कौन सा प्लस का होगा, रेड वाला, माइनस का कौन सा होगा, ब्लैक वाला। उसी तरह से इसके भी दो टर्मिनल होंगे, एक रेड और एक ब्लैक, ठीक है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। एक इसके भी टर्मिनल होगा रेड और ब्लैक, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखना प्लस वाला हमेशा बैटरी के प्लस से जुड़ता है, माइनस वाला बैटरी के माइनस से। इसमें भी प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से। इसको तो कैसे भी जोड़ सकते हो, अगर उल्टा जोड़ोगे तो डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। इसमें सही जोड़ना, अगर उल्टा जोड़ा तो क्या होगा इसमें, अगर इसको उल्टा जोड़ दिया आपने, बहुत सी बार आपको पूछता है कि एरर आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। ये डायग्राम बनाया हुआ है, क्या एरर है इसमें, क्या एरर है इसमें, इधर है डायग्राम ऊपर। एरर किस चीज़ की है, तो एमीटर जोड़ा तो सही है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा, सीरीज में जुड़ा हुआ है, लेकिन प्लस वाला टर्मिनल देखो प्लस से जुड़ा है क्या, नहीं। यहाँ कौन सा आएगा, प्लस, और यहाँ कौन सा आएगा, माइनस। अगर एग्जाम में आप ऐसे टर्मिनल नहीं भी बनाते तो भी नंबर आपके कट जाएंगे। तो ध्यान रखना प्लस वाला किससे जुड़ा हुआ, प्लस, माइनस वाला माइनस में। ये क्या है, इसमें प्लस माइनस होता है क्या, सोच के बोलना है, इसमें प्लस माइनस होता है क्या, रेसिस्टेंस में किसी भी टाइप का प्लस माइनस नहीं होता। रेसिस्टेंस को कैसे भी जोड़ो, इधर उधर कहीं पे भी, कोई टर्मिनल प्लस का कोई माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये रेसिस्टेंस आपका, अब इसमें कभी भी ऐसा कभी बनाया हुआ नहीं देखा होगा बुक में, कहीं प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस में कैसे भी जोड़ दो रेसिस्टेंस को, ठीक है। कोई भी टर्मिनल रेसिस्टेंस उठाया, उसको कैसे भी जोड़ दो, कोई भी टर्मिनल, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एमीटर को उठाया और उसको जैसे जैसे जोड़ दिया तो फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा भाई, उड़ जाएगा, तुम गलत जोड़ोगे, उड़ जाएगा तो खर्चा बढ़ जाएगा क्या भाई। ये प्लस माइनस है, अगर प्लस वाला टर्मिनल प्लस से और माइनस वाला माइनस से जोड़ूँ तो ये जो सुई है, नीडल जो दिख रही है वो ऐसे घूमेगी 30 की तरफ, ठीक है। और अगर उल्टा जोड़ दूँ तो कहाँ जाएगी, नीचे, नीचे जगह ही नहीं है, स्पीड से नीचे की तरफ जाएगी। तो या तो वो नीडल टेढ़ी हो जाएगी, या फिर ये जिस कोइल से बनी हुई है, मोटर का प्रिंसिपल पढ़ा होगा 10th में, तो वही सेम प्रिंसिपल है, दो मैग्नेट होते हैं, बीच में कोइल बनी होती है। तो ये जो कोइल कौन से वायर की होती है, कॉपर, पूरा पूरा वायर जल जाएगा, ठीक। कॉपर पूरा पूरा वायर जल जाएगा, कुछ काम का नहीं होगा, फेंकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको फिर रिप्लेस भी नहीं कर सकते, पूरा नया लाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, यूज़ करो तो। और कभी कभार क्या होता है, एक बार चेक कर लेना। चेक कैसे करोगे इसको, सेल ले लो, सेल से हल्का सा टच करा के देख लेना कि डायरेक्शन इसकी कौन सी है, प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में। चेक क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभार इसमें प्रॉब्लम भी आती है, उल्टा बना देता है वो कंपनी वाला में का मैन्युफैक्चर जो है वो सही नहीं होता है, तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तब ये कंफ्यूज मत होना, अक्सर आपने तो रेड वाला प्लस में कहा था, ब्लैक वाला माइनस में कहा था, ये उल्टा क्यों दिखा रहा है। दो ऐसे अपने हैं पास, बाकी सब तो सही है, पर 2-3 एमीटर ऐसे भी है जिसमें रीडिंग उल्टी आ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना टर्मिनल उसके उल्टे हैं इसलिए उल्टी आ रही है, बाकी कोई गड़बड़ी नहीं है। वोल्टमीटर को कैसे जोड़ोगे, रेड वाला बैटरी के प्लस से, ब्लैक वाला बैटरी के माइनस से, लेकिन कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ता है। अब इसमें कोई एरर है बता देना, है कोई एरर है, एमीटर तो सही जोड़ा है, वोल्टमीटर गलत जोड़ा है। वोल्टमीटर का देखो यहाँ पर देखो, ये प्लस वाला कहाँ जा रहा है, पैरेलल में जुड़ा है क्या वोल्टमीटर, पहले तो ये बताओ। पैरेलल में जुड़ा, पैरेलल तो समझते हो, ये 2 पॉइंट, ये वाला 2 पॉइंट,
उन दोनों पॉइंट के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया, बराबर है। इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या देगा हमको, पोटेंशियल डिफरेंस। और बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कितना हो जाएगा, V = I डॉट R। भाई इस रेसिस्टेंस में करंट कितनी है, I, रेसिस्टेंस कितना है, R, पोटेंशियल कितना का, V = I है। और वही पोटेंशियल कौन मेजर करेगा, वोल्टमीटर, ठीक है। ये जोड़ दिया, लेकिन इसके टर्मिनल गलत जुड़े हुए हैं। ये देखो, ये प्लस वाला इधर देखोगे तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, माइनस है, तो यहाँ टर्मिनल माइनस का आना चाहिए, यहाँ टर्मिनल प्लस का आना चाहिए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी बहुत सारी गलतियाँ करते हो, एग्जाम में भी गलतियाँ करते हो, और फिर यहाँ डायग्राम से आपके नंबर कट जाते थे। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में गलती करनी ही नहीं है। ये वाला प्लस वाला कहाँ से जुड़ा हुआ है, देखो ये कहाँ जा रहा है, बीच में जितने भी कंपोनेंट आते हैं उसको हटा दो, एमीटर उसको हटा दो, ठीक है, नेगलेक्ट कर दो। ये प्लस वाला देखो कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये प्लस वाला जाओगे तो ये प्लस से जुड़ा हुआ है, ये माइनस वाला कहाँ जुड़ा हुआ है, तो माइनस से, सही जुड़ा हुआ है, ठीक। कभी कभार डायग्राम ऐसा बना लेता है। प्रैक्टिकल का काम किया है क्या सबने, फाइलें थी सबके पास, उसमें सिर्फ मेजर प्रैक्टिकल थे कि लास्ट में कुछ और भी था, एक्टिविटी जैसा देखा था, एक्टिविटी थी उसमें, ये आपकी पहली एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी ये है, आइडेंटिफाई द एरर इन गिवन सर्किट। आपको एक सर्किट दिया होगा, सर्किट आपके टेबल के सामने बना होगा, सर्किट का मतलब पूरा आपको जमा के देगा सर्किट, ये पूरा आपकी टेबल पे बना हुआ होगा, और फिर इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है एरर। तो ये नॉर्मल एरर यही होती है, ठीक। और क्या एरर हो सकती है, तो देखो दूसरी एरर मैं बना रहा हूँ, ये प्लस माइनस, बताओ किस चीज़ की एरर है, वोल्टमीटर की जगह एमीटर जोड़ दिया है, एमीटर की जगह वोल्टमीटर जोड़ दिया। एमीटर हमेशा कहाँ जुड़ता है, सीरीज में, और वोल्टमीटर जुड़ता है पैरेलल में। तो यहाँ सीरीज पैरेलल की एरर है। यहाँ कौन सी एरर थी, टर्मिनल की एरर थी, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, यहाँ सीरीज पैरेलल की एरर है, ठीक है। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ये सर्किट, और यहाँ किसको जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मान लो ये गैल्वेनोमीटर का प्लस है और ये माइनस है, और ये रही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, कुछ इस तरह से होगी, ये मैं रीडिंग बता देता हूँ। ये हो गया आपका 0, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, सॉरी ये 0 इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पर हो गए 30 और 30, ठीक है। मान लो स्टार्टिंग में आपकी नीडल का डिफ्लेक्शन यहाँ पर आया 20 पर, ये डैश करके बना रहा हूँ, वो फाइनल है, ठीक है। ये इनिशियल 0 पे था और डिफ्लेक्शन का आया 20 पे। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ टर्मिनल को, यहाँ पर कौन सा कर दूँ, प्लस, सॉरी यहाँ प्लस ही था, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, इसमें कुछ चेंज होगा तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन 20 आया था उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। अब डिफ्लेक्शन 20 यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा 20, आया समझ में। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता गैल्वेनोमीटर को कैसे जोड़ो, हमको तो किससे मतलब है, 20 रीडिंग से मतलब है। डिफ्लेक्शन देखना है, करंट की डायरेक्शन का अपने को डिफ्लेक्शन देखना है, कौन सी डायरेक्शन में है और किस तरह से आ रहा है, इसीलिए ज़्यादातर अपन गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होगा, गैल्वेनोमीटर। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो करंट को रिप्रेजेंट करता है, और किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट की डायरेक्शन को। कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना, इसको भी सीरीज़ में ही जोड़ेंगे, एमीटर भी सीरीज़ में और वोल्टमीटर पैरेलल में, ठीक है। ये भी पूरा लिखाऊंगा आगे, जब टॉपिक आएगा तब लिखवा दूंगा, लेकिन अभी अपना करंट आ गया था टॉपिक, इसलिए लिख लिया, इसको देख लिया। लिख दो इसके अंदर एक पॉइंट लास्ट, करंट के अंदर, करंट इज मेजर बाय डिवाइस एमीटर, करंट इज मेजर बाय ए डिवाइस एमीटर। बाकी वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखाऊंगा बाद में, चैप्टर नंबर 6 के अंदर है, ठीक है। अभी नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लिख लिया हो हिंट के लिए तो भी चलेगा, ठीक है, नुकसान नहीं है। एक थोड़ा सिंबल का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, सिंबल आने चाहिए। ये तीनों सिंबल है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 देखे होंगे प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये सिंबल किसका है, रेसिस्टेंस का। नंबर 2 वाला, हाँ, इसको रियोस्टेट इसको कहेंगे, इसको अपन बोलते हैं
हालांकि काम दोनों का एक ही है, लेकिन इसको कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेसिस्टेंस। और इसको हम कहते हैं रियोस्टेट। इसका अपन यूज़ करेंगे रियोस्टेट का। इस रेसिस्टेंस की बात करें तो मान लो इसकी वैल्यू आपकी 10 ओम है, ठीक है, तो इसकी फिक्स रहेगी। ये फिक्स कितने पे काम करेगा? 10 ओम पे ही काम करेगा। 10 का ना तो 9 हो सकता है ना ही 11 हो सकता है। लेकिन अगर रियोस्टेट की बात करें या वेरिएबल रेसिस्टेंस की बात करें, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ऐसे रेसिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये एरो बनाया उसका मतलब ये है कि इस रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है। एक और देखना, अगर ये बैटरी बनी हुई है, ये प्लस और माइनस, मैंने यहाँ पर लिखा V = ये कितने वोल्ट की है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 15 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 15 वोल्ट की। इसका मतलब इसका पोटेंशियल फिक्स हो गया। कितना देगा ये? 15 वोल्ट ही देगा। 15 से 14 14 भी नहीं करेगा या बढ़ भी नहीं जाएगा, बढ़ तो सकता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊँ, ये बैटरी का सिंबल बना दिया, ये प्लस माइनस, और यहाँ पर एरो लगा दिया, क्या मतलब हुआ इसका? वेरिएबल बैटरी है, ये वेरिएबल सेल है, बैटरी वेरिएबल बैटरी। क्या मतलब हुआ इसको? मैं इसके पोटेंशियल को बदल सकता हूँ। अगर ये वही बैटरी 15 वोल्ट की, लेकिन इसके अगर मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पोटेंशियल को मैं बदल सकता हूँ। 0 से 15 वोल्ट तक की बैटरी में बना सकता हूँ। 0 वोल्ट की भी बैटरी बना सकता हूँ, 1 वोल्ट की यूज़ करनी है 1 वोल्ट की भी बना सकता हूँ, 5 वोल्ट की यूज़ करनी है 5 वोल्ट का भी बना सकता हूँ, और 15 वोल्ट की यूज़ करनी है तो 15 वोल्ट की। ये बैटरी सिर्फ 15 वोल्ट के लिए यूज़ होगी, उसके अलावा किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ नहीं होगी। ये वाली 0 से 15 जितना चाहिए उसके लिए यूज़ हो सकती है। उसी तरह से यहाँ से ये रेसिस्टेंस, ये रियोस्टेट है, अगर इसकी रेंज मान लो 100 ओम है, तो वो रेंज का मतलब क्या हुआ? 0 से 100 ओम। हम इसको सेट करके इसको 1 ओम का भी बना सकते हैं, 2 ओम का भी बना सकते हैं, लास्ट कहाँ तक का बना सकते हैं? 100 ओम का भी बना सकते हैं। एक और होता है जिसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। कुछ दिनों बाद मैं बता दूंगा आपको इन सबको प्रैक्टिकली, और अगर बुक होगी तो उसके आगे डायग्राम भी दे रखे हैं। प्रैक्टिकल की अगर बुक होगी तो उसके आगे डायग्राम भी दे रखे हैं। डायग्राम नहीं देखो तो मैं कुछ दिनों बाद जब दोनों बैच आ जाएंगे तो मैं इन सबको एक बार इंट्रोड्यूस करा दूंगा। वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टेट, इसलिए आपके ध्यान में रहेगा, ठीक है। इसका और इसका भी काम एक जैसा ही है, लेकिन ये रेसिस्टेंस बॉक्स का मतलब ये एक लकड़ी का इस तरह से पूरा बॉक्स बना होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप का 3D इस तरह से बॉक्स समझ लो, ये पूरा इस तरह से बॉक्स होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फिक्स, इसमें तो अपन 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बना सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसमें ऐसा स्विच होता है जिसको अपन स्लाइड कर सकते हैं। इसके अंदर रियोस्टेट में अपना स्विच होता है जिसको अपन स्लाइड करके रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं। लेकिन रेसिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है? की लगी होती है, स्विच लगे होते हैं एक तरह से, या की लगी होती है, उस की को निकाल सकते हैं। इस तरह से ये की लगी होती है बहुत सारी, इसके ऊपर ये की लगी होगी, और यहाँ लिखा होगा 1 ओम, यहाँ लिखा होगा 2 ओम, यहाँ लिखा 4, यहाँ 5, यहाँ मान लो 100, यहाँ 200, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है रेसिस्टेंस बॉक्स का? देखो, अगर मैंने 1 ओम वाली की निकाल देता, बाकी की अंदर ही है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस बॉक्स नहीं दिख रहा तो यहाँ फिर से बना देते। इस तरह से बॉक्स होता है, यहाँ की लगी होगी, ये बहुत सारी की लगी होगी। की कैसी आती है वो भी मैं बता दूंगा आपको, देख लेना। और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। ये बॉक्स होता है एक इस तरह से, यहाँ 1 ओम लिखा हुआ है, यहाँ 2 ओम लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4, और यहाँ लिखा हुआ है 100, और यहाँ 200। अलग अलग रेंज के बॉक्स होते हैं, जिस रेंज का अपने को चाहिए उस रेंज का बॉक्स होता है। अब मान लो यहाँ पर सब में की अभी पहले इंसर्ट है, की लगी हुई है, की निकली हुई नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी ये की लगी हुई है, यहाँ इसके अंदर भी ये सब के अंदर की लगी हुई है। और मान लो अगर आपको पूछे कि इसमें से इसका रेसिस्टेंस 2 ओम बनाना है, कितने ओम बनाना है? 2 ओम, तो आप क्या करोगे? ये 2 ओम वाली की निकाल दोगे, और यहाँ पर इसके 2 टर्मिनल भी होंगे कनेक्शन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, सर्किट में जोड़ने के लिए कितने टर्मिनल होंगे? 2 टर्मिनल होंगे। 2 टर्मिनल का यूज़ करके इसको सर्किट के अंदर जोड़ सकते हो। जैसे बैटरी है, बैटरी के भी 2 टर्मिनल प्लस और माइनस, ठीक है। सबके 2 टर्मिनल होते हैं, रेसिस्टेंस के 2 टर्मिनल, इसके भी 2 टर्मिनल है, ठीक है। 3 टर्मिनल वाला होता है क्या कोई? 3 टर्मिनल वाली भी डिवाइस होती है, ज़रूरी नहीं है 2 टर्मिनल हो, 3 टर्मिनल वाली भी होती है, ठीक। इसके कितने टर्मिनल है? 2 टर्मिनल है। अब देखो
2 ओम इसका रेसिस्टेंस बनाना है, इसमें फिक्स रेसिस्टेंस बना नहीं सकते, ठीक है। इसमें अपना स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं इसका मतलब हमको अपन सिर्फ चेंज कर रहे हैं, इसमें फिक्स रेसिस्टेंस अपन बना नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लेकर बना सकते हैं। इसमें देखो फिक्स रेसिस्टेंस अगर आपको पूछे 2 ओम का बनाना है तो आप क्या करोगे, 2 ओम वाली की निकालोगे, कितने ओम का रेसिस्टेंस बन जाएगा, ये 2 ओम का। अगर आपको पूछे 3 ओम का बनाना है तो 2 ओम वाली पहले इंसर्ट करना, फिर कौन सी निकालोगे, 3 ओम वाली। अगर आपको ये पूछे कि इसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है तो कैसे बनाओगे, 2 की निकालनी पड़ेगी, या तो 4 और 1 वाली निकालो तो 4 + 1 5, या 3 और 2 वाली निकाल दो, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। फिर आप ये मत कहना कि सर 5 ओम रेजिस्टेंस बनाना, इसमें तो 5 कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो 5 इसमें नंबर ऐसे सेट किए होंगे कि आप कोई भी रेजिस्टेंस बना सकते हो। जैसे इसमें 1 2 फिर उसने 3 नहीं लिखा है, फिर उसने क्या लिखा है 4, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 2 + 1 करके 3 वालापन बना सकते हैं। यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ देखो तो 5 4 + 1 से बना सकते हैं, 3 + 2 से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मली मैंने बनाया है, लेकिन वहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक बनाया हुआ होगा, क्या नाम है, रेसिस्टेंस बॉक्स। तो ये सब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब सारे किससे बिलोंग करते हैं, रेसिस्टेंस से। नॉर्मल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, रियोस्टेट और रेसिस्टेंस बॉक्स, इन तीनों का काम तो ये एक ही है, अलग अलग तरह के रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। चलो अब वापिस आ जाओ अपने टॉपिक के अंदर, करंट डेंसिटी, ठीक है। सिंबल लिखा है इसका ब्रैकेट में जे, अब देखो इसको, करंट डेंसिटी क्या होता है, जे डेंसिटी तो पता है, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया में किसी भी क्वांटिटी को निकालना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी को, ठीक है। इससे पहले 11th में भी बहुत सारी डेंसिटी अपन ने पढ़ रखी है। यहाँ पर डेंसिटी किसके लिए निकालनी है, करंट के लिए। तो हमने मान लिया अपने पास एक कंडक्टिंग वायर है, ये रहा कंडक्टिंग वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो समझते हो, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है वो कौन सा आता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसको बीच में से काटूँ तो वो एरिया मुझे कौन सा दिखेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये इसका कुछ एरिया है, मैंने मान लिया ये एरिया कितना है, कैपिटल ए। तो लेंथ से कोई मतलब नहीं है, लेंथ तो लिखना चाहो तो एल अपन लिख सकते हैं। अब इसके अंदर किसका फ्लो हो रहा है, चार्जेस का, ठीक है। चार्जेस का फ्लो हो रहा है, और चार्जेस के फ्लो से, ये चार्जेस का फ्लो हो रहा है, इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हैं, और 1 सेकेंड में जितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसको क्या नाम दिया था, 1 एम्पियर। ये अपनी करंट थी, तो मान लिया इसके अंदर करंट कितनी है, आई। इस कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो हो रही है, और इस कंडक्टर का एरिया कितना है, ए। करंट कितनी है, आई, एरिया कितना है, ए। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल में निकाले तो क्रॉस सेक्शनल कौन सा होगा, ये वाला भाग क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला पोर्शन कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट जा रही है, कितनी करंट जा रही है, तो हमने मान लिया करंट कितनी जा रही है, आई करंट जा रही है। ए एरिया में करंट कितनी जा रही है, आई करंट। तो बताओ पर यूनिट एरिया में कितनी करंट होगी, ए एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। अपने पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ए, उसके अंदर चार्जेस का फ्लो हो रहा है, करंट कितनी बनी, आई। तो ए एरिया में कितनी करंट जा रही है, आई। तो पर यूनिट एरिया में कितनी करंट हो जाएगी, तो आई अपॉन ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए। क्या बना अपना, डेंसिटी मिली। किसकी डेंसिटी मिली, करंट की, क्योंकि एरिया को किससे डिवाइड किया है, करंट को। अब मान लो ज़रूरी नहीं है क्रॉस सेक्शनल एरिया अपना परपेंडिकुलर ही हो, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है क्या, ये वाला भी तो हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है, ठीक है। मैं इसको किसी भी तरीके से काटूँ, ठीक है, इस कंडक्टर को मैं किसी भी तरीके से काटूँ तो जो अंदर वाला भाग मिलेगा, जो एरिया मिलेगा बीच वाला, वो क्या होगा अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसको बीच में से इस तरह से काटूँ तो ये वाला क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसको ये टेढ़ा काट दूँ मैं तो ये वाला पूरा क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस एरिया से कितनी करंट जा रही है, ये बताओ, उतनी ही करंट जा रही है, ठीक है। ये करंट डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, पर यूनिट एरिया में कितनी करंट जा रही है। अब यहाँ पर एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, ये एरिया कम था, ये एरिया ज़्यादा है। अगर इसके लिए मैं डेंसिटी निकालूँ J = I अपॉन ए, करंट तो उतनी ही है तो करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। I अपॉन ए, एरिया चेंज हो गया, मैंने इसको नाम दे दिया A1 मान नाम दे दो,
इसको नाम दे दो A1, ठीक है, A डॉट A डैश या A1, इसको नाम दे दिया A, ठीक है, ये सिंपल A है। अब यहाँ पर J की वैल्यू सेम मिलेगी कि अलग मिलेगी वो बताओ? चेंज होगी, क्योंकि ये वाला एरिया छोटा था और मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ले लिया, कोई भी ले सकते हो, इस तरह से काटो इसको, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, तो J की वैल्यू अलग मिल रही है। यहाँ पर I अपन A से निकाला, मुझे J मिला। अब यहाँ पर मैं I अपन A1 किया तो J मुझे चेंज मिल रहा है। अब इस फॉर्मूले में कुछ चेंज करना पड़ेगा, बोलो क्या चेंज करना पड़ेगा? अब देखो इसका कंपोनेंट बना देते हैं। कंपोनेंट सबसे इजी मेथड है, ये वाला एरिया है, अगर मैं ये वाला एरिया बनाऊँ, इसका ये वाला अपना एरिया कौन सा था? A1, इसको परपेंडिकुलर एरिया में कन्वर्ट करूँ, ये परपेंडिकुलर एरिया है, ये अपना क्या था? कंडक्टर, ठीक है, ये रहा कंडक्टर। ये एंगल मैं थीटा मान लूँ तो इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट किसका? A1 का कितना हो जाएगा? A1 cos थीटा, ठीक है। ये A1 cos थीटा किसकी वैल्यू देगा ये बताओ? इस A की वैल्यू देगा क्या? देगा। ये पूरा पोर्शन कितना है? A, ठीक है। ये वाला कितना है? A1, और ये मैंने ले लिया थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? A1 cos थीटा, और ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एरिया के साथ किसको लगाना जरूरी है? cos थीटा को लगाना जरूरी है। अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाए? I अपन A की जगह फॉर्मूला क्या बना दिया? I अपन A cos थीटा। अगर मैं एरिया यही लूँ तो क्या फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है? एंगल 90 डिग्री है, cos 90, I अपन A आ गया। अगर मैं एरिया ये वाला चेंज कर दूँ तो मुझे फिर ये थीटा चाहिए, ये एंगल चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट बना दिया, कितना हो गया? तो ये हो जाएगा cos थीटा लेके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे।